हेलो एमर्स, आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इससे पहले हम लोगों ने पूरे तरीके से ग्राफ का एनालिसिस कर लिया था और ग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़ने के बाद अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने जा रहे हैं थ्रू द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलिए देखिएगा ग्राफिकल मेथड कैसे होता है, कैसे करेंगे हम लोग। ओके, तो देखिएगा, आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए आपको एक ग्राफ लेना पड़ेगा। सर ग्राफ लेना पड़ेगा? हाँ, ग्राफ लेना पड़ेगा। किसका ग्राफ लोगे? सर मोशन की बात करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब मोशन का ग्राफ। सिंपल सिंपल, यानी हम लोग कौन सा ग्राफ लेने जा रहे हैं? मोशन का। तो हम लोग ग्राफ यूज करेंगे मोशन का। सर मोशन के तो बहुत सारे ग्राफ हैं, हमने 3 ग्राफ पढ़े। पोजिशन टाइम ग्राफ पढ़ा, फिर हम लोगों ने वीटी ग्राफ पढ़ा, फिर हम लोगों ने एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा। सर इन तीनों में भी कौन सा? तो हम इन तीनों में यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो उसमें भी कई सारे थे। हाँ बिल्कुल कई सारे थे। हम लोगों ने देखा कि एकदम पैरेलल हो। मान लीजिए वी है, ये टी है। कई सारे बना लेता हूँ मैं पहले ही। वी है, टी है, फिर यहाँ पे वी है, टी है, फिर यहाँ पे वी है, टी है। तो कई सारे बनाए थे। जैसे मैंने देखा था कि अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हो, अगर मान लीजिए ऐसे हो, अगर मान लीजिए इसके नीचे चल रहा हो मतलब ऐसे हो, और मान लीजिए ऐसे हो, और फिर ऐसे वाला पोजीशन, ऐसे वाला पोजीशन और ऐसे वाला पोजीशन। तो इस टाइप का अगर ग्राफ है तो इनमें से कौन सा मैं लूँगा, है ना? तो वीटी ग्राफ में से मुझे कौन सा ग्राफ लेना है? तो ये वाला लेना है। कौन सा? ये वाला। क्लियर है? अच्छा, ऐसे भी था वो ग्राफ, कुछ ऐसे भी था, ऐसे भी था, तो बहुत सारे बने थे, लेकिन मैं कौन सा लूँगा? ये वाला ग्राफ। इन सब की बात नहीं करूँगा। सर ऐसा क्यों? इन सब के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? मैं कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा हूँ। मुझे चाहिए भाई ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक्सीलरेशन आए। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? सर इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट इट इज द शो द रिलेशन बिटवीन एस, टी, ए, वी एंड यू। इन सब के बीच में रिलेशन दिखाने वाला होता है। हम लोगों ने वीटी ग्राफ क्यों लिया, ये कारण बता रहा हूँ, और हम लोगों ने इनमें से ये भी क्यों लिया, ये भी बता रहा हूँ। इसका कारण है, समझिएगा। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सीलरेशन देता है, और वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ऐसा लो, वीटी ग्राफ का स्लोप एरिया एक्सीलरेशन, और एरिया क्या देता है? स्लोप। हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अब अगर मान लो मुझे इनके बीच में रिलेशन दिखाना है तो मुझे वो जरूर चाहिए जिसमें एरिया क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट है और एक्सीलरेशन है। तो ये एकमात्र ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर स्लोप और एरिया मुझे दोनों वो दे देगा जो मुझे चाहिए। पहली बात, यानी हमको ये और ये इससे मिल जाएगा इजीली। तो बचता है बाकी चीज, यानी v चाहिए, सॉरी ये कह रहा हूँ मैं, ये मिल गया तो मुझे चाहिए v, u और t। तो v, u, t का मतलब क्या सर? v और u तो एक ही चीज है। v और u क्या है? एक ही चीज है। इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है। सिंपल। तो भाई v वाला लूंगा तभी तो आएगा, हाँ या ना? तो v वाला लेना पड़ेगा। ठीक, टाइम टाइम टाइम, क्लियर? ये टाइम वाली कहानी है। देखो टाइम भी मिल जाएगा, वेलोसिटी भी मिल जाएगा, तो सब इसी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर मैं पोजीशन टाइम का ग्राफ लेता तो पोजीशन टाइम के ग्राफ से मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाता, टाइम मिल जाता और वेलोसिटी मिल जाती, लेकिन क्या नहीं मिलता? एक्सीलरेशन नहीं मिलता। क्लियर है बात? अगर मैं एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ लेता, तब एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ लेता तो क्या होता? एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ लूंगा जब मैं, तो वेलोसिटी मिलेगी नहीं मिलेगी? मुझे क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, क्या पोजीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए हम लोग कौन सा ग्राफ ले रहे हैं? वीटी, क्योंकि इसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है, एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और बाकी चीजें इसके ग्राफ में ऑलरेडी ही है। वी और टी तो ऑलरेडी ये दे ही रहा है, इसलिए वीटी ग्राफ ले रहे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं लूंगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं लूंगा। क्लियर? ठीक। अब उनमें से भी इसको क्यों ले रहा हूँ, इसका कारण है। देखो ना, यहाँ पे बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं है, यहाँ पे भी बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं है, यानी यहाँ भी ये जीरो है, यहाँ भी ये जीरो है। मुझे ए चाहिए ना, और ए तभी मिलेगा जब एक्सीलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज। तो इन सभी ग्राफ के अंदर एक्सीलरेशन नहीं है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को नहीं ले रहा हूँ, इस वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, यानी ये कारण मैंने बता दिया। पॉजिटिव ले रहा हूँ तो निगेटिव भी ले सकता हूँ, पॉजिटिव निगेटिव अपने अनुसार है, तो इसका ये भी ले सकते हो और इसका ये भी वाला ले सकते हो। मतलब मान लो ऐसे हम बनाते हैं ना, तो ऐसे वाला भी हम लोग ले सकते हैं, निगेटिव वाला भी एक्सीलरेशन। चाहे ये लो चलेगा, एक्सीलरेशन जहाँ पे मिलेगा चलेगा। ये वाला क्यों नहीं ले रहे हो? इसका कारण है कि ये एक्सीलरेशन ऐसा है कि ये कैसा वाला है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। कैसा एक्सीलरेशन है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जबकि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होगा जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन रहेगा। यानी मैंने पहले ही बता दिया है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होगा।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए फॉलो नहीं होगा। तो आई होप ये सब के सब कारण आपको समझ में आ गए होंगे कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों लेते हैं और उसमें से सिर्फ इसको क्यों लेते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी मदद से पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन आज प्रूफ कर डालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, समझ लीजिएगा। मैं 1 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ क्योंकि कॉल आ रहा है। चलिए तो देखते हैं हम लोग ग्राफ को। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है वीटी ग्राफ। क्यों हम वीटी ग्राफ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, आप समझते हैं आगे। वीटी ग्राफ लिया तो वीटी ग्राफ में हम लोग ग्राफ भी कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं ना। ये आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा। अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं। यानी एक ऐसा बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी है और उसके साथ साथ उसके पास क्या है, एक्सीलरेशन भी है। कैसा एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है बात? बिल्कुल। लेकिन जब आप इस ग्राफ को देखोगे तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, जीरो से। यानी शुरुआत में अगर देखा जाए, एकदम शुरुआती पॉइंट पे देखा जाए तो बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट। और रेस्ट से जाने के बाद फिर वो इस पोजीशन पे जा रही है ना। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ मैं ले रहा हूं ये ऑलवेज तभी एप्लीकेबल होगा जब बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तब ग्राफ ऐसे होगा। तो अगर जीरो हो गया यू तो हम कभी भी यू को तो यूज कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं नहीं। जबकि हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरीके से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो एज्यूम भी करता है कि u आना चाहिए। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे क्या रखना पड़ेगा, u तो रखना पड़ेगा ना। अगर मैं रेस्ट से स्टार्ट करवा दूंगा तो u मेरा क्या हो जाएगा, जीरो। यानी u वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो सिर्फ मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू यू टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं ना है, मुझे u चाहिए ना। तो u चाहिए, इसलिए मैं रेस्ट से ना स्टार्ट करवा के थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कराऊंगा। यानी मान लूंगा कि बॉडी के पास इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ है। तो सर रेस्ट वाली बॉडी के लिए नहीं लगेगा? अरे भाई सिंपल लगेगा। रेस्ट वाली बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो यू को जीरो कर देना। अदरवाइज हमेशा हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम ये मानेंगे कि बॉडी के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब वो जीरो से नहीं स्टार्ट कर रही है। मान लो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे 5 होगा, यानी बॉडी कहाँ से स्टार्ट कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। यानी स्टार्ट करना कब, जब स्टार्ट कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसके पास पहले कुछ ना कुछ स्पीड है। यानी जब वो चलना स्टार्ट करती है तो रेस्ट यानी जीरो से नहीं स्टार्ट कर रही है। इसका मतलब वेलोसिटी या जो ऑब्जेक्ट है वो पहले रेस्ट में था तब मोशन में नहीं जा रहा है। यानी ऑलरेडी वो क्या था, मोशन में था। पहले उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड थी, लेकिन उसके बाद उसके पास उस बॉडी के अंदर क्या आ जाता है, एक्सीलरेशन, जिसके कारण उसके स्पीड में क्या आ जाता है, चेंज। समझ में आ रही बात? तो ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि बॉडी के पास पहले कुछ ना कुछ स्पीड थी, अब मैंने उसको एक्सेलरेट किया तो बॉडी की स्पीड में क्या आ गया, चेंज। क्लियर है बात? मैं जीरो से नहीं मान रहा हूँ। जीरो से मानने का मतलब यू को क्या कर देंगे वहां पे, जीरो। ठीक है, तो मैं मानूंगा कि शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ थी, तो शुरुआती वेलोसिटी को मैं क्या मान लूंगा, यू। क्लियर है? और फिर ये वेलोसिटी मतलब आगे की ओर ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ पे गया है, तो इसका मतलब इसके पास कुछ और वेलोसिटी में चेंज आ गया कि नहीं आ गया। अब ये यू से क्या हो गया है, वी। यस आर नो? हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, अब मैं यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ऐसे एक लाइन, ये क्या है, ये लाइन क्या है सर, ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है ना। ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ कर दिया, इसको भी मिला दो, इसको हटा दो। और अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ यहाँ से भी एक लाइन, यानी इसी चीज़ को यहाँ पे ला के रख दिया, तो क्या बन गया मेरा, ये बन गया, ट्राइंगल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। ठीक है, ये सर नो? हाँ या ना? बिल्कुल सर। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये जीरो है, तो जीरो से लेके यू तक, यानी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, सी। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये ए बी सी मान लिया। जीरो से लेके अगर मैं देखूँ, यानी यहाँ से इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट को भी तुम मानना चाहो तो इस पॉइंट को जहाँ पे जीरो है या ओरिजिन होता है, इसको मैं मान लेता हूँ डी। क्या मान लिया मैंने, डी। तो ध्यान से देखिएगा, इस डी से लेके ए तक की वेलोसिटी कितनी है, यानी डी से लेके ए तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है भाई, यू हो जा रही है। कितनी है वेलोसिटी, कितनी है वेलोसिटी, यू। जबकि मैं ए से भी तक अगर जा रहा हूँ, यानी यहाँ से यहाँ तक देखूँ, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है सर, टोटल अगर देखूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल देखूँ तो कितनी हो रही है सर, टोटल हो रही है v। इतना कितना हो रहा है, u। ध्यान से देखना, ये टोटल कितना है v, और ये इतना कितना है v, u। सर नहीं समझ में आया।
ठीक है, मैं नंबर पुट करके दिखा देता हूँ। मान लो ये 0 होता है, यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 10 मान लिया, यहाँ पे 20 मान लिया, यहाँ पे 15 मान लिया। शुरुआत में ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बाबू? 5 से। अभी यही वाला ग्राफ बना रहा हूँ और धीरे 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 एक्सीलरेट होते होते कहाँ पहुँच गया? 20 पे। अच्छे समझना, मैं अगर इस पॉइंट पे ले लूँ, 20 वाले पॉइंट पे ले लूँ, तो इस रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन से देखूँ तो कितना स्पीड बढ़ा है इसका? 0 से यहाँ तक आने में कितनी स्पीड इसने तय की है? 20 तय की, एक नहीं की है। जब इस 5 को मैं ले रहा हूँ बी वाला पॉइंट, तो इस 0 से 5 के बीच में इसकी स्पीड कितनी बढ़ी है? 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी यहाँ से यहाँ तक इसने स्पीड में कितना चेंज लाया है? 5। यानी कितना बढ़ा है? 5। यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है? 20। तो वही चीज़ है, अगर इस पॉइंट तक मैं देखूँ तो इस ओरिजिन से यहाँ तक जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? v, और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? u। क्लियर है? बिल्कुल, ये सब बातें आपके मन में क्या होनी चाहिए? क्लियर। अब कुछ करना नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऐसे चुटकी बजाते हुए आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले क्या होता है आपका? स्लोप। और स्लोप क्या देता है बाबू? एक्सीलरेशन। स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। किसका? वीटी ग्राफ का स्लोप इज गिवन टू एक्सीलरेशन। और स्लोप आता कैसे है? ये तो एक्सीलरेशन है मान लो, ठीक है, और ये कैसा एक्सीलरेशन है? पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव वाला है तो इसलिए हम पॉजिटिव में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप आता कैसे है? सर y/x कर दो। क्या कर दो? y/x, यानी y पे जितना चला हुआ है बटा x पे जितना है। तो y पे कितना है? ध्यान से देखो, y पे कितना चला है? सर यहाँ से लेके इतना ही तो चला है, यानी इसकी स्पीड में कितना चेंज आया है? इतना ही तो आया है, इतना ही तो आया है। लेकिन सर इतना कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है? v है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? u है। हमें कितने का चाहिए? इतने का ही नहीं चाहिए भाई, हमको यहाँ से नीचे से यहाँ तक पता है v है, और नीचे से इस पॉइंट तक भी पता है क्या है? u है। यानी इतना भी हमको पता है u है, और ये पूरा भी पता है v है, लेकिन इतना नहीं पता है। तो कैसे पता करेंगे? केवल हमको इतना ही तो चाहिए, क्योंकि स्पीड में चेंज कितना है? y पे इतना ही तो चला है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे, हम इस पूरे बड़े वाले में से इतने को घटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा। भाई ये पूरी लाइन v है, ध्यान देना, ये पूरी लाइन v है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? u है। हमें इतने का ही तो चाहिए, तो हम इस पूरे में से अगर इतने को हटा दें तो क्या बचेगा? इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही चीज़ करेंगे। तो y पे जितना चला है तो y पे इतना ही चला है, तो y पे इतना ही चला है, तो इसका मतलब v माइनस u, हाँ या ना? और x पे कितना चला है? तो सर x पे t चला है, टोटल का टोटल, तो t। और ये क्या है? स्लोप निकला है, और स्लोप ऑलवेज किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन। किसका? वीटी ग्राफ का। तो क्या बन गया मेरा? v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। टी को उधर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दैट इम्प्लाइज ए टी इज इक्वल टू, या सिंपल सिंपल रहने दो, v ऐसे ही रहने दो, u को उधर कर दो तो u प्लस क्या हो जाएगा? ए टी। और ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? तो ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल काम किया। सर y पे देखो कितना चला है। जब ये ग्राफ तैयार करोगे तो याद रखना, ये इतना u, ये इतना पूरा v, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना चाहिए, तो इसका मतलब मैं पूरे में से इतना घटा दूंगा तो मुझे y एक्सिस वाला मिल जाएगा, और ये x एक्सिस वाला मिल जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे इतना ही तो चला है, हाँ या ना? इतना ही तो मोशन हुआ है, ऑब्जेक्ट ने इतना ही तो मोशन किया y एक्सिस पे, इसके पहले तो मोशन नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ के बीच में कोई मोशन नजर आ रहा है? इतने दूर में कोई मोशन नजर आ रहा है? नहीं। लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ से, इसीलिए मैंने v माइनस यू अपॉन टी किया। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है सर। चलिए अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाता हूँ। पहले मैं इसको क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। मिटा दूँ? बिल्कुल। तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो स्लोप से आप पहला निकाल लोगे। अब दूसरा वाला मोशन कैसे निकालोगे आप? ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा वाला निकालना भी बहुत टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा चीज़ें। चलो देखो, दूसरा वाला निकलेगा एरिया से। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? बताओ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है? सर वो देता है हमको डिस्प्लेसमेंट। देता है कि नहीं देता है? तो एरिया कैसे निकालोगे? यहां से तुम क्या करो, फिर से बता रहा हूं मैं, लाइट ऐसे ड्रॉ करो, तो लाइट डालो, लाइट डालोगे, तो जब मैं डालूंगा लाइट तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा अंधेरा हो जाएगा इस साइड की नहीं? बिल्कुल। इस लाइन ने इस चारों ओर में क्या कर दिया है? अंधेरा कर दिया है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो यानी इतना पूरा का पूरा एरिया मिलके मुझे क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना? यानी इस पूरे एरिया को मैं अगर देखूंगा, इस पूरे एरिया को जब मैं निकालूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो जितना दूर अंधेरा हुआ है उतने दूर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा बाबू? एरिया। और ये रहा अंधेरा वाला पोर्शन, में इसको थोड़ा सा क्या कर दूंगा? अच्छे से ड्रॉ कर दूंगा ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
हाँ सर अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है यार तो कैसे निकालूंगा यार, ये तो खतरनाक एरिया नजर आ रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। इतने एरिया को ध्यान से देखो, तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ट्राइंगल वाला एरिया होगा। मतलब इतना अगर मैं निकालूं तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा निकालना है ना मुझे, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये वाला भी तो निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दो, ये ट्राइंगल बन गया और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया भाई, रेक्टेंगल बन गया। बन गया नहीं बन गया, रेक्टेंगल। अब मैंने ए माना है, बी माना है, डी माना है, तो इस वाले पोर्शन को क्या मान लूंगा, ई। तो अगर मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट एरिया मतलब वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, तो वीटी ग्राफ का एरिया निकालूंगा कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी करना पड़ेगा, और उसमें प्लस कर देना है, प्लस कर देना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई, और तब जाके मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। अब भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालता हूँ, तो 1/2 मतलब हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ई का मतलब क्या है, लेंथ इंटू विथ, लेंथ इंटू विथ, है या ना। अब देखो 1/2 भाई, इस ट्राइंगल एबीसी का बेस क्या है, बेस का मतलब यही वाला पोर्शन ना, यानी ए से लेके बी तक, और ए से लेके बी तक है क्या सर, वो तो टाइम है, तो यानी ये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे टी लिख दूंगा। हाइट क्या है भाई, तो ये रहा हाइट, यही इतना ही तो हाइट है या ना। तो इतना हाइट का मतलब क्या हो गया भाई, अभी जस्ट निकाला हूँ, इतने का मतलब है टोटल वी है, इतना यू है, तो अगर मैं सिर्फ इतना निकालना चाह रहा हूँ तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना मतलब क्या है, v माइनस यू है, तो यानी इसका मतलब हाइट क्या है मेरी, v माइनस यू है, हो गया। प्लस यहाँ पे लेंथ है, अब देखो ए बी डी ई पकड़ो, ए बी डी ई में लेंथ, तो लेंथ फिर से ए बी बन गया, तो ए बी मतलब टी, विथ क्या है, विथ मतलब चौड़ाई, और ये इतना पोर्शन कितना है सर, यू है, इसका मतलब यू। क्लियर, यस सर नो, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पे, तो क्या हो गया मेरे पास 1/2, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे t है। अच्छा एक चीज और समझो, आप अभी जस्ट देखे हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है, यस सर नो, हाँ सर। u को इधर कर दो, तो u को अगर इधर कर दो तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी। तो जहाँ v माइनस यू दिख रहा है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ए टी। तो ये रहा v माइनस यू, इसके जगह पे क्या पुट कर दो, ए टी। ये देखना ये प्लस है, कहीं भुला के तुम कुछ और ना कर देना। तो v माइनस यू के जगह पे मैंने ए टी डाल दिया, प्लस यहाँ पे u इंटू टी यानी यू टी। अब ध्यान दो, ये t और t का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस यू टी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, s के बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं सबको मिला के तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और ये बन गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बन गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग ऐसे प्रूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के फॉर्म में, तो आसानी से आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यस सर। तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेता हूँ, तब जाके पूरा का पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो वो कैसे आएगा, कुछ करना ही नहीं है भाई, कुछ करना है ही नहीं। कैसे करोगे आप, सिंपल तरीका है, ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो इस तरीके से कि मान लो मुझे पता है, अभी जस्ट मैंने देखा कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या दे रहा है मुझे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मिल रहा है मुझे एस, क्या मिल रहा है, एस। ठीक है, अब मैं अगर ध्यान से देखूंगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा, चलिए देखिएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या दे रहा है मुझे, एस दे रहा है। तो ये जो एरिया आप निकाले हो इस ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का अलग अलग निकाले हो, अगर तुम ट्राइंगल और रेक्टेंगल को एक बना दो तो क्या कौन सा फिगर बनेगा, याद रखिएगा। अगर मैं ट्राइंगल और रेक्टेंगल को एक करके मतलब एक मान लूँ, तो मेरा जो बनता है, जो शेप बनता है वो होता है ट्रेपेजियम। क्या बनता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा, ट्रेपेजियम आपके सामने ऐसे नजर आएगा,
ये ऐसे होगा, ऐसे होता है। इसमें दो साइड होती है, मतलब दो लेंथ होती है, ध्यान से देखेंगे, मतलब इसकी दो साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती है। इसमें दो साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और वो दोनों साइड में से, मतलब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों हाइट है, यानी ये H1 है, ये क्या है, H2 है, दोनों हाइट बता रही होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। इसमें H1 और H2 को अगर मैं आगे मिलाऊं तो ये कहीं पे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। जबकि ये वाली पोर्शन इस वाले पोर्शन को आगे मिलाओ तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जाके कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये नॉन पैरेलल होती हैं। यानी कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर दो साइड आपस में क्या हो, उसके अपोजिट साइड पैरेलल हो, लेकिन दूसरी जो मतलब अगला जो पेयर है अपोजिट साइड का वो पैरेलल ना हो। चार है ना, चार में से दो आपस में पैरेलल हो, बाकी दो आपस में पैरेलल ना हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ये क्या है इसका, इस ट्रेपेजियम का बेस, बेस का मतलब आप समझते हो क्या होता है, बेस मतलब जिस पे रखा गया हो, ये रखने वाला पोर्शन है। तो आई बात समझ में। ये देखिएगा H1 और H2, और ये दोनों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल नहीं होती है, अनइक्वल होती है। कैसी होती है, अनइक्वल होती है। जब इसी को इक्वल कर दोगे, यानी H1 और H2 को बराबर कर दोगे, तो वो क्या क्या बन जाता है आपका, तभी वो रेक्टेंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखो, ये इतना ऊपर ट्राइंगल है और ये इतना क्या है, क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। समझ में आई बात। तो ये ट्रेपेजियम बन गया। अब देखो इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, यानी इस पूरे एरिया को अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो होता है सम ऑफ अनइक्वल साइड, सम ऑफ अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड बाई 2 इंटू बेस। यानी अनइक्वल साइड का सम कर दो और उसमें 2 से डिवाइड कर दो और बेस से क्या कर दो, गुणा, बेस से क्या कर दो, गुणा। समझ में आ रहा है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्चुअल में एरिया ऑफ VT ग्राफ, यहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और तब मेरा आएगा S के बराबर। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कंबाइंड देखूँ तो ये ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये ट्रेपेजियम ही है, तो इसका मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं निकालूंगा सम ऑफ अनइक्वल साइड, यानी जो अनइक्वल साइड है, जो साइड्स अनइक्वल हैं, या मैं बोल सकता हूँ पैरेलल हैं, उनको सम कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, और बेस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो सम करूंगा अनइक्वल साइड का, तो मतलब H1 और H2, ये H1 और ये H2 है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी H1 प्लस H2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू बेस क्या है, तो बेस का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। तो अच्छे से देखना, मेरे पास जो H1 है, मैं अभी इसको हटाता हूँ, सिंपल करता हूँ, ये मेरा अनइक्वल साइड होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये टोटल कितना है सर, ये है V प्लस ये वाला पोर्शन कितना है, इतना सर, ये है U बाई 2, और यहाँ पे इंटू बेस का मतलब यही वाला पोर्शन ना, तो ये क्या हो जाएगा T, और इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे S होगा, है ना, बिल्कुल सर। अब मैं अगर यहाँ पे V प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं किसको हटाऊंगा, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, यहाँ से मुझे किसको हटाने की जरूरत है, T को हटा दो सर, गेम खत्म, है ना। कैसे, क्योंकि T हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता ही नहीं है, आता है, नहीं आता है। क्या बात समझे कि नहीं समझे, अनइक्वल साइड, तो ये वाली साइड का मैंने सम कर दिया, यानी H1 प्लस H2 करना था, तो ये H1 ये H2 मैंने सम कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, बेस से मल्टीप्लाई, बेस से मतलब टाइम से मल्टीप्लाई, बस यहाँ से किसको हटा दो, T को, आपका आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फटाफट देख लो ज़्यादा समझा दिया आपको, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हो गया मेरे पास V प्लस यू बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू एस। चूंकि हम जानते हैं A इज इक्वल टू, अभी जस्ट प्रूफ किया है, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से T की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे V ऐसे रहेगा, U को इधर बुला दूंगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी, T का वैल्यू निकालना है, A के नीचे कर दूंगा, तो V माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, इज इक्वल टू T, दैट इम्प्लाइज T इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, V माइनस यू अपॉन ए, ये आ गया, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा, यानी V प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी के जगह पे डाल दूंगा V माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू एस, कर दिया। अब देखोगे तो V प्लस यू V माइनस यू, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि A प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया V प्लस यू V माइनस यू अपन V स्क्वायर अपन यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2A और यहाँ पे S, 2A को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2AS, यहाँ से इस स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस में उधर कर दो तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो क्या हो गया V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर दिया बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आई होप ये पूरा का पूरा मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने ये प्रूफ किया है, और आप लोग भी अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो अभी मैं तीनों फंडों को एक साथ क्लियर कर लेता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ और जो भी मैंने पढ़ाया उसको एक साथ मैं सबमर्ज कर ले रहा हूँ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कैसे करूँगा मैं, तो उसके लिए मुझे ग्राफ लेना पड़ेगा। ग्राफ कैसे लेना पड़ेगा, ये वाला ग्राफ जहाँ पे वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ बॉडी की है, और यहाँ से फिगर बना लेना है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा ये टोटल कितना होगा, v होगा, ये इतना कितना होगा, u होगा, और सिर्फ इतने की बात करूँगा मैं तो v माइनस u होगा। ये क्या होता है, टाइम होता है। क्लियर है। अब मैं इसी vt ग्राफ को, मतलब इस vt ग्राफ का यूज करके दो चीज़ें करूँगा। सबसे पहले इसका स्लोप लूँगा, तो स्लोप से मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी स्लोप हमको क्या देता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और एरिया क्या देता है, तो एरिया भी दो तरीके से कैटेगराइज होता है जब मैं अलग अलग करूँगा। अलग अलग मतलब एक बार लूँगा ट्राइंगल और प्लस क्वाड्रिलेटरल का एरिया लूँगा, मतलब एक बार मैं एरिया लूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी रेक्टेंगल। तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब मैं क्या करूँगा, लूँगा डायरेक्टली एक ही एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बना दूंगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के थ्रू हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से हमको मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट भी किसी कॉन्सेप्ट से आपको चलना है, बस ये वाली कहानी आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड का, कि कैसे हम निकालेंगे। क्लियर है। तो आई होप आज आप लोगों ने ये सीख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बस